आज लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यह जो है अवसर की समानता अनुच्छेद 16 बताता है हमें। तो अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थानीय निवास के स्थान के आधार पर किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य ठहराया नहीं जाएगा। लोक नियोजन के विषय में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम में 3 अपवाद हैं। 3 अपवाद भी हैं और ये पहला अपवाद हम देखते हैं कि संसद किसी विशेष रोजगार के निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। 1974 में समाप्त हो गया। यहाँ जो है निवास की जरूरत थी। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। तो यह व्यवस्था कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। यह बात याद रहने की ज़रूरत है कि कहाँ यह व्यवस्था नहीं है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। यह तो हो गया अनुच्छेद 16। और इसी में हम लोग देखते हैं कि मंडल आयोग जो है ये 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार में जो है बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग बना था। और यह मंडल आयोग अनुच्छेद 340 के तहत अनुच्छेद 40 के तहत ये संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच की और 3743 जातियों को ओबीसी में डाला था। यह रिपोर्ट इसने मंडल आयोग ने 1980 में दिया था। करीब 52% जातियां इसमें थीं। और जब बीपी सिंह की सरकार आई तब इन्होंने 27% आरक्षण जो है ओबीसी के लिए लागू किया गया था। और यह बीपी सिंह की सरकार 1990 में जो है लागू की थी। और फिर जो है यह 1991 में मतलब वहाँ से चलता रहा। हालांकि 10% जनरल की बात आई थी ईडब्ल्यूएस की। खैर ईडब्ल्यूएस जो है अभी हमारी ये मोदी सरकार ने इसको अभी लागू किया है, तो साल भर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 जो है वह
अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया तथा इसे विस्तार कर दंडित उपबंध और सख्त बनाए गए अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार सामाजिक निर्योग्यता, अतः कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इतिहास से इनका बहिष्कार नहीं है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 का दंड अथवा दोनों शामिल है। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाए उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के अयोग्य करार देने की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम निम्नलिखित अपराध मानता है। पहला, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना, परंपरागत धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना, किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, उच्चतम न्यायालय या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। अब हम लोग देखेंगे अनुपाधियों का अंत। यह अनुच्छेद 18 में वर्णित है।
उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उपरोक्त प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराज, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि यह सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उनमें क्या है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री। न्यायालय ने कहा कि यह पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनसे उल्लंघन नहीं होता है। इस तरह ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वाले के नाम के प्रत्यय उपसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा इन पुरस्कारों को त्यागना होगा। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना 1954 में हुई। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने उनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इन्हें पुनः प्रारंभ किया गया। तो आज अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अस्पृश्यता निवारण, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, इन 3 अनुच्छेदों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया आप लोगों के सम्मुख। और कल जो है फिर हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाएंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।